विद्यार्थियों, आज हम निबंध विभाग के एक अन्य पाठ जिसका नाम है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति और लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ का कुछ विश्लेषण करेंगे, इस पाठ की कुछ समालोचना करेंगे। सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में कुछ बातें जो जानने योग्य हैं। ये सामान्य रूप से सामाजिक प्रतिबद्धता को साहित्य का मर्म मानने वाले साहित्यकार हैं। अर्थात जो भी निबंध होते हैं, ऐसा ये मानते हैं कि जो भी निबंध होते हैं वे सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए लिखे जाने चाहिए, अर्थात समाज के कल्याण हेतु लिखे जाने चाहिए। ऐसा कुछ निबंध में होना चाहिए। निबंध की जो अंतर्वस्तु है वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि निबंधों में सामाजिक मूल्य, सामाजिक वस्तुएं, सामाजिक चेतना उसमें बोलती हुई हो। और हम ऐसा मानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। जहाँ तक भाषा का सवाल है, संस्कृत, बांग्ला, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं तथा संस्कृति, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में इनकी गहरी रुचि थी और ये इन सब का प्रभाव हमें इनके निबंधों में भी देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के विविध जो युग हैं उनकी भी इन्होंने समालोचना की है। जैसे छायावाद की भी के बारे में भी लिखा है या रहस्यवाद के बारे में भी लिखा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैसे भक्तिकाल के विषय में भी लिखा है। तो इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक समालोचक के रूप में भी निबंध लेखक के साथ साथ हमारे सामने आते हैं। और इनके निबंधों में जो है वो सांस्कृतिक चेतना के भी हमको दर्शन होते हैं। जैसे कि और इसके अलावा इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे जिसमें एक बृहद उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर पुनर्नवा भी उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। और आलोचनात्मक ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं जिनमें कई निबंध संग्रहित हैं, जैसे सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजयी, रवींद्र, नाथ संप्रदाय आदि पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और निबंध लेखन में भी ये पूर्ण सिद्धहस्त तो हैं ही। इन्होंने कई ललित निबंध भी लिखे हैं। इसके अलावा जैसे कुटज जो है इनका ललित निबंध है, अशोक के फूल इनका ललित निबंध है। इसके अलावा विचार और वितर्क जैसे गंभीर निबंधों का भी लेखन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और संपादित कुछ कृतियां भी हमारे सम्मुख आती हैं, जिसमें संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक जो आपकी किताब में ही उल्लिखित है हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय में, इसमें आप उसको भी वहाँ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये जान पा रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के से संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक लेखक थे, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य में दिया है। आज हम सर्वप्रथम इनके जो भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध है इसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जो आपके सम्मुख जो मुख्य बिंदु आपके सम्मुख मैंने रखे हैं उस निबंध के, वो इस प्रकार हैं कि भारतीय साहित्य जो लिखा गया है, एक विहंगम दृष्टि डाली है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य पर, कि भारतीय साहित्य किसी भी प्रकार से अपने सामाजिक चेतना से अछूता नहीं रहा है। तो चूँकि साहित्य तो समाज का दर्पण होता ही है, ये हम और आप सब लोग जानते हैं कि समाज की हूबहू शक्ल हमें तत्कालीन या उस समय के लिखे हुए साहित्य में दिखाई देती है। तो एक पूर्ण रूप से एक विहंगम दृष्टि डालते हुए द्विवेदी जी ने ये बताया है कि भारतीय साहित्य जितना उच्च स्तरीय है, वो उसके उच्च स्तरीय होने में भारतीय संस्कारों की, भारतीय सांस्कृतिक चेतना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारतीय साहित्य में सबसे पहले वो जिस पहले अवतरण में वो कहते हैं
कि भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले जिस किसी को एक बात समझनी चाहिए, और वह यह है कि समूचे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं पाई जाती। जो बात ग्रीक ट्रेजेडी की जान है वही भारतीय साहित्य में सावधानी के साथ दूर रखी गई है। यहाँ के काव्यों और नाटकों के लेखकों में से अधिकांश की प्रवृत्ति यह रही है कि उसकी कथा लोक विश्रुत हो और उसका नायक और उसकी नायिका प्रसिद्ध वंशजात और इतिहास समर्थित पुरुष स्त्री हों। तो लेखक का मंतव्य है ये कहने का कि भारतीय साहित्य में जो भी कथानक होता है या उसकी जो अंतर्वस्तु होती है वो ग्रीक साहित्य की तरह अचानक नहीं घटित हो जाती। अर्थात कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल अचानक पैदा हो गई हो, या कहानी को लेखक ने या कहानीकार ने या लेखक ने अपने लेखन में कोई वस्तु अचानक से पैदा कर दी हो। ऐसा भारतीय साहित्य में नहीं होता। भारतीय साहित्य में एक अलग तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। लेखक कहते हैं कि भारतीय साहित्य जो है वो उसमें उसका कथानक एक तो ये होता है कि उसका कथानक लोक विश्रुत होता है, सारे लोग उसको जानते हैं, लोक प्रसिद्ध होता है कथानक। और जो नायक नायिका होते हैं वो लोक प्रसिद्ध नायक नायिका होते हैं और इतिहास समर्थित नायक नायिका होते हैं, ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय साहित्य में, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कारों में एक बात और देखी गई है कि यहाँ पर पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वैसे यदि खोजा जाए तो पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे देश के अतिरिक्त और भी देशों में माना जाता है। ये लिखा है कि सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने पूर्वजन्म के सिद्धांत को माना है और उसे लेकर प्राच्य विद्या विशारदों में एक समय में काफ़ी मनोरंजक वाकयुद्ध हो गया है। विलियम जोन्स, कोलब्रुक, गार्वे, होपकिंस प्रभृति विदेशी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उक्त सिद्धांत को पाइथागोरस ने किसी भारतीय पंडित से ही सीखा था। अर्थात ग्रीक दार्शनिकों ने जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है, लेखक लिखते हैं कि विद्वान लोग ऐसा मानते थे कि ग्रीक विद्वान पाइथागोरस ने का भी जो पुनर्जन्म का सिद्धांत मानने का जो सिद्धांत है वो और कहीं से नहीं, भारतीय मनीषा से ही आया है, भारत से ही उन्होंने सीखा होगा। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी लेखक ने भारतीय संस्कृति की एक विशेष गुण माना है। तीसरी बात वो ये लिखते हैं कि कर्मफल का सिद्धांत, लेखक कहते हैं कि यह सर्वमान्य सिद्धांत है लगभग संपूर्ण पृथ्वीमंडल में कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको उसका प्रतिफल मिलता है। सामान्यतः यह बात सभी ने मानी है और वो ये भी मानते, ये एक शाश्वत सत्य है कि संसार परिवर्तनशील है और सदैव परिवर्तन इस संसार में होता रहता है। और ये भी माना है भारतीय मनीषियों ने कि यह गुणमय जगत जो है उसके दो प्रमुख तत्व हैं, एक तो है शाश्वत, दूसरा परिवर्तनशील, कि एक स्थिर रहता है और एक परिवर्तनशील होता रहता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि इस गुणमय जगत के दो तत्व हैं, एक तो है चेतन और दूसरा है जड़। तो एक शाश्वत है, लेखक लिखते हैं, एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील, एक सदा एक रस है, दूसरा नाशमान, एक चेतन है, दूसरा जड़ है। इस प्रकार के जो भारतीय संस्कृति के तत्व हैं वो विशेष रूप से देखने में आते हैं। और वे आगे लिखते हैं कि भारतीय दार्शनिकों में प्रायः कोई मतभेद इस बात में नहीं है कि आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु है जो बाहरी दृश्यमान जगत के विविध परिवर्तनों के भीतर से गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है। तो यदि हम इसको चेतन और जड़ कह लें, चाहे तो शाश्वत और परिवर्तनशील कह लें, अथवा ऐसा भी कह लें कि एक तत्व का नाम आत्मा है और दूसरे तत्व का नाम प्रकृति है। तो आत्मा और प्रकृति दो तत्व हैं इस संस्कृति में, जिसको कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि प्रकृति मेरी ही अधीन है, प्रकृति मेरे अधीन है। इस प्रकार से प्रकृति जो है वो चूँकि परिवर्तनशील है और प्रभु या आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, वो हमेशा स्थायी रहता है, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं।
इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में साधारणतः 3 प्रकार के कर्म बताए हैं और ऐसा भी बताया गया है कि जो ज्ञान है वो व्यक्ति को, विद्या जो है वो मनुष्य को अकर्म से मुक्ति देती है बल्कि कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। लिखा है कि शास्त्रों में साधारणतः 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे होते हैं जो व्यक्ति अपने जिस प्रकार से मनुष्य जो कुछ कर्म कर रहा है वर्तमान में, वो तो हैं उसके संचित कर्म। प्रारब्ध वो होता है जो पिछले जन्म में, जो पूर्व जन्म में, जो जैसा कि पूर्व जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ माना गया है, तो लेखक ये कहते हैं कि मनुस्मृति में भी ये कहा गया है कि जो हम पूर्व जन्म के कर्म करते हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमें वर्तमान जन्म में प्राप्त होता है। और तीसरे प्रकार के कर्म हैं, तीसरे प्रकार का कर्म है वो है क्रियमाण कर्म। लेखक लिखते हैं कि जो कुछ वह नए सिरे से करने जा रहा है वह क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। तो इन सब बातों का, इन सब विशेषताओं का साहित्य से पूर्णतः लेना देना है और साहित्य इनका पूरा साहित्य में इन सब बातों की कहीं ना कहीं प्रतिच्छाया दिखाई देती है। जो साहित्यकार हैं वो इन भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों से कहीं भी अछूते नहीं रहते। तो मूलतः लेखक कहते हैं अपने निबंध में, वो पूरा विस्तार देके फिर कुछ बिंदुओं पर आते हैं और विस्तार को बिंदुओं से समझाते हैं और कहते हैं कि आत्मा अविनश्वर है, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता, ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके, ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है, शुभ बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। इस तरह की बातें जो भारतीय संस्कृति में मिलती हैं, वो भारतीय संस्कृति में मिलने वाली वे बातें साहित्य को सुंदर बनाती हैं, साहित्य को श्रेष्ठ बनाती हैं और गंभीर बनाती हैं। ये साहित्य, ये भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, वास्तव में भारतीय संस्कृति की जो प्राण शक्ति है वो ही भारतीय साहित्य में आती है। और लिखते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदुओं ने अपने साहित्य में नाना जाति के ज्ञान विज्ञान को इस अपनेपन के साथ ग्रहण किया है कि पंडितों का यह निर्णय करने में प्रायः ही अड़चनों का सामना करना पड़ता है कि कौन सा ज्ञान किस देश से ग्रहण किया गया है। अर्थात हिंदुओं अर्थात भारतीयों ने, हिंदुओं लिखकर यहाँ भारतीयों की तरफ संकेत करते हैं लेखक कि भारतीय साहित्यकारों ने, भारतीय पंडितों ने अपने साहित्य को अनेकानेक देश विदेशों के साहित्य से या अनेकानेक देशों के ज्ञान विज्ञान से समृद्ध किया है। उन्हें कोई इस बात के लिए आनाकानी नहीं है कि वे अपने साहित्य को दूसरे देशों के साहित्य को से लेकर उसकी नकल करें। इस बात में कोई वो नकल नहीं है, बल्कि वो अपने साहित्य को, स्वयं के साहित्य को दूसरे देशों के या दूसरी जातियों के साहित्य से समृद्ध करना चाहते हैं। लेखक ने उदाहरण दिया है कि सीरियनों की राशि गणना, ग्रीकों का होरा शास्त्र, अरबों का ताजक शास्त्र, यक्षों की कवि प्रसिद्धियाँ, आर्येतर जातियों की आध्यात्मिक चिताएं और देव कल्पनाएं इस प्रकार आर्य मनुष्यों की चिंता राशि में मिल गई हैं और ऐसी प्राण शक्ति पाकर जीवंत हो उठी हैं कि उनको अलग कर सकना आज साहस का कार्य हो गया है। अर्थात और जातियों और शास्त्रों को भारतीय साहित्य में मिलाकर मनीषियों ने भारतीय साहित्य को और समृद्ध ही किया है, भारतीय ज्ञान को और समृद्ध ही किया है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थों की बात जब करते हैं वे, तो लेखक कहते हैं कि काव्य जो है सब पुरुषार्थों का दाता है। हिंदू शास्त्र मनुष्य के लिए केवल कर्म, फल, भोग और ऋण चुकाने की व्यवस्था ही नहीं करते, कुछ धनात्मक कार्य करने का भी विधान करते हैं। ये धनात्मक कार्य ही पुरुषार्थ है। अर्थात पुरुषार्थ अर्थात कर्म करना, परिश्रम करना। और काव्य लेखन को और साहित्य लेखन को भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रकार का पुरुषार्थ ही मानते हैं। लिखा है कि हमारा आलोच्य विषय काव्य क्या है? क्या वह कर्मफल का निर्देशक है या ऋण चुकाने का व्यवस्थापक या पुरुषार्थ निर्देशक? तो कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य क्या होता है? क्या काव्य कर्मफल का निर्देशक होता है
क्या कर्मफल के लिए ही हमें काम करना है, ये सिर्फ काम करना है एक काव्य लिखकर? तो क्या काव्य सिर्फ काम करना है, या ऋण चुकाने का व्यवस्थापक, या हमारे साहित्यकारों का, हमारे पूर्व मनीषियों का हम ऋण चुका रहे हैं काव्य लिखकर या साहित्य रचना करके, अथवा हम अपने पुरुषार्थ का दिग्दर्शन कर रहे हैं साहित्य लेखन करके? तो ऐसा कुछ विशेष बात की बात लेखक कहते हैं कि हिंदू कवि का उद्देश्य तो रस को व्यक्त करना होता है, वक्तव्य को अभिव्यक्त करना नहीं। साहित्यकार, हिंदू साहित्यकार जो हैं, या जो भारतीय साहित्यकार, हिंदू साहित्यकार से मतलब यहाँ भारतीय साहित्यकारों से है, तो भारतीय साहित्यकार जो हैं वो मुख्य रूप से उनका साहित्य सृजन का जो उद्देश्य है वो रस उत्पन्न करना होता है। वे पाठकों के सम्मुख अपनी पठन सामग्री से रस उत्पन्न करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सौंदर्य की सृष्टि करना भी भारतीय रचनाकार का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। सौंदर्य शास्त्र का सौंदर्य की उत्पत्ति करने से क्या अभिप्राय है कि अंतिम निबंध के अंतिम अवतरण में जब वे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वस्तुतः काव्य जैसे सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों से बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, फिर वे संस्कार चाहे देशगत हों या कालगत। भारतीय साहित्यिक समाज व्यवस्था में कोई असामंजस्य नहीं देख सकता था और न ऐसी बातों का उसके निकट कोई विशेष मूल्य ही था जिन्हें हम जीवन के गंभीरतर प्रश्न कहा करते हैं। वह गलती पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रधान प्रश्न उसके सिद्धांतों की सच्चाई जांच करने का नहीं है। प्रधान प्रश्न यह है कि अपने विश्वासों से आबद्ध होकर जो सृष्टि उसने की है उसका सौंदर्य कहाँ है, उसके सौंदर्य का आदर्श क्या है और वह उसकी सृष्टि करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय साहित्य को यदि हमें जांचना है, या भारतीय साहित्य की गंभीरता को हमें जांचना है, या भारतीय साहित्य का हमको मूल्यांकन करना है, तो लेखक के अनुसार भारतीय साहित्य में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गंभीरतर प्रश्न हो सकता है लेखक ने कुछ गलत भी लिखा हो या नहीं भी लिखा हो। वे कहते हैं कि कोई सिद्धांतों की उत्पत्ति करना या प्रकटीकरण करना भारतीय साहित्यकार का उद्देश्य नहीं होता है। भारतीय साहित्यकार का मूल उद्देश्य तो सौंदर्य की सृष्टि करना होता है, सत्य और शिव की सृष्टि करना होता है। और यदि वो अपने सौंदर्य सृष्टि करने में या रस उत्पन्न करने में या भावनाओं को जगाने में, सुंदर भावनाओं को जगाने में, पाठकों की सुंदर भावनाओं को जगाने में यदि वो समर्थ हो सका है, यदि वो सफल हो सका है, तो ये साहित्य का मूल उद्देश्य कहा जाएगा, साहित्य की मूल प्राण शक्ति कहा जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मूल रूप से भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, भारतीय संस्कृति की प्राण शक्ति को माना है। अर्थात भारतीय साहित्य की जो प्राण शक्ति है उसके पीछे पीछे उसके प्रत्यक्ष परोक्ष में उसके भारतीय संस्कृति की प्राण शक्ति चलती है। और भारतीय संस्कृति चूँकि सौंदर्य की सृष्टि करने वाली है, एक सौंदर्य के साम्राज्य की स्थापना करने वाली है, इसलिए भारतीय साहित्य भी सौंदर्य की स्थापना करने के मूल उद्देश्य के साथ लिखा गया है। धन्यवाद।